बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को डिस्कस किया था। इसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को पढ़ रहे थे बेटा। तो आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह बॉडी जो है ना वो मजबूर करती है कि वो सांस बाहर निकाले, एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। क्या वजूहत है अंदर ब्लड लेवल पे या नर्वस सिस्टम लेवल पे क्या होता है। तो ये पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का ही। एक्सपायर्ड एयर जहाँ तक हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था उससे नेक्स्ट है। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 1 पे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल जो ब्रीथ लेवल है वो कितना होता है पर मिनट। तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन है बेटा वो 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफा जो है ना वो सांस लेता है, ब्रीथ करता है। बाद सामने एक्सरसाइज करता है जिसमें मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, रेस्पिरेशन का जो है ना वो मैकेनिज्म वो इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रीथ रेट जो है वो पर मिनट 30 to 40 मिनट मिलता है। अब जो नॉर्मल है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कुछ और होगी। अब जो 30 to 40 टाइम है पर मिनट, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है पर मिनट, ठीक है बेटा, वो और होगी क्योंकि रेस्पिरेशन का फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इस लेवल पे स्लो हो रही है, उस लेवल पे ज्यादा आ रही है। वो देखते हैं किस तरह पता चलता है बॉडी को। तो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर बेटा प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। दिमाग के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जिसमें उसको सेंस करना होता है कि रेस्पिरेशन का जो रेट है वो कितना होना चाहिए, अब कितना होना चाहिए, अब कितना होना चाहिए, यानी कि उसमें उसको कंट्रोल करना होता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो उसमें लिखा होगा कि ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। अब जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा, आपने एक्सरसाइज की तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। जितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा बेटा तो जो CO2 की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो CO2 की बेटा कंसंट्रेशन है, ठीक है बेटा, जो कंसंट्रेशन है CO2 की ब्लड के अंदर वो राइज होगी। जब ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये क्या करती है बेटा, सिग्नल सेंड करती है ब्रेन को। ब्रेन के अंदर मोस्टली किसको? रेस्पिरेटरी सेंटर को। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा बेटा, रिब्स प्लस डायाफ्राम इन दोनों को राइज कर देता है। इन दोनों के राइज होने से बेटा क्या होगा कि जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चले जाएगी और जो हमारे पास बाहर वाली एयर है वो इनसाइड मूव करेगी। वो क्या करेगी? इनसाइड मूव करेगी ताकि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जाकर दो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। फिर सुन ले बेटा कि जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उससे मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रही है वो इंक्रीज होगी। रेस्पिरेशन हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा भी था कि इस तरह हमारे पास क्या बनती है, CO2 बनेगी। तो एक हमारे पास CO2 की नॉर्मल कंसंट्रेशन है, नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर वो अलग है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होगी बेटा ब्लड के अंदर, तो ये क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा, सिग्नल सेंड करेगा ब्रेन को। ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव होगा और रिब्स और डायाफ्राम की जो पोजीशन है उसको वो चेंज कर देगा। अगर तो उसने सांस जो है ना वो क्या करना है बेटा, बॉडी से बाहर निकालना है तो रिब्स और डायाफ्राम जो है ना वो क्या हो जाएंगे, लोअर होंगे। अगर उसने इनहेल करना है तो वो क्या होंगे बेटा, रिब्स और डायाफ्राम जो है ना वो राइज हो जाते हैं। तो जब राइज होंगे तो एयर इनसाइड मूव करती है, तो जब लोअर होंगे, ठीक है, तो वो जो एयर है वो आउटसाइड जो है ना वो पास करती है। तो आपने बताना है कि हमारा जो ब्रीथिंग है उसको जो है ना कंट्रोल कौन करता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है
या रेस्पिरेटरी स्टैंडर्ड है या ब्रीथिंग रेट है, उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन होती है। अब ब्रेन किससे सेंसिटिव होता है बेटा? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एक नॉर्मल लेवल से बढ़ती है तो मैसेज सेंड हो जाता है ब्रेन को, और ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो रिब्स हैं और डायफ्राम है इनकी पोजीशन ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो हमने कल डिस्कस की थी वो चेंज हो जाती है। अगर तो रिब्स और डायफ्राम राइज कर रही है तो एयर इनसाइड मूव करेगी, अगर लोअर कर रही है, ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जा रही है तो एयर जो है ना वो आउटसाइड पास करेगी। अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं उसके अंदर, और जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं उसके अंदर क्या जो है ना कंपैरिजन होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर फीचर लिखे हुए हैं कि किसके अंदर आपने कंपैरिजन करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इंस्पायर्ड एयर के अंदर 21% होती है जो हम अंदर लेके जाते हैं, और एक्सपायर्ड के अंदर कितनी होती है? 16% होती है। हमारे पास CO2 की अमाउंट बेटा इंस्पायर्ड एयर के अंदर 0.04% होती है, और जो हमारे पास एक्सपायर्ड एयर है उसके अंदर 4% होती है। इसी तरह अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अमाउंट जो है ना वो एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड दोनों के अंदर बेटा 79% होती है। उसके बाद वाटर वेपर्स हैं, ये इंस्पायर्ड एयर के अंदर तो वेरिएबल है, एक्सपायर्ड के अंदर सैचुरेटेड है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये इंस्पायर्ड के अंदर वेरिएबल है, ठीक है बेटा, और एक्सपायर्ड के अंदर ऑलमोस्ट नॉन है, क्योंकि जब हम सांस निकालते हैं तो डस्ट पार्टिकल तो बाहर तो नहीं मूव करते, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन, नहीं होते। टेम्परेचर की बात करें तो ये भी जो हम एयर इनसाइड लेके जाते हैं इसमें वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जो हम एक्सपायर करते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इक्वल टू द बॉडी होगा, क्योंकि हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस हवा का उस जो समझे के जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर होता है। इसी जब आप हाथ आगे रख के जो है ना वो माउथ ओपन करके सांस लेते हैं तो बेटा आपको बाहर जो अंदर से हवा बाहर आ रही है वो ज़रा हीट लगती, गर्म लगती है, उसमें हरारत होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है ये आज जो है ना वो लॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज का जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी था कि रेस्पिरेटरी सेंटर के लिहाज से, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, यहाँ पे MCQs के तौर पे, तो ये भी दोनों आपके पास नॉर्मल और एक एक्सरसाइज करते वक्त जो नॉर्मल ह्यूमन है उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।